नमस्कार साथियों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन की ओर से। हमारी जो आरएस एग्जाम 2026 को लेकर करंट अफेयर्स की सीरीज है, उसी में आज दिनांक 11 जुलाई हो चुकी है और आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो आपके प्रमुख अखबारों से कवर किए गए हैं। तो रोजाना आप हमारे साथ इस सीरीज में जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को स्मूथली आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि एग्जाम से पहले आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहें और इस बार कोई भी कसर आप ना छोड़ें। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज की हमारी कक्षा की सबसे पहले बिंदु के साथ, जो है विश्व जनसंख्या दिवस। दोस्तों, आज 11 जुलाई है और आज विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे एक कारण है कि 11 जुलाई 1987 ये वो दिन है जिसको माना जाता है कि विश्व की जनसंख्या 5 अरब से भी ज्यादा हो गई थी। और इसी क्रम में 1989 में 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। अब अगर हम आज की बात करें तो आज विश्व की जनसंख्या 8.2 अरब से ज्यादा हो चुकी है। ठीक है। और भारत की बात करें तो भारत की जनसंख्या 146 जो है करोड़ से ज्यादा हो चुकी है और आज हम विश्व के सर्वाधिक आबादी वाले देश बन गए हैं। पूरे विश्व के 18% लोग हमारे भारत में रहते हैं, जो पूरे विश्व की उपलब्ध भूमि का मात्र 2.4% है। ठीक है। तो जनसंख्या के साथ ही हमारे पास कुछ लाभ भी हैं, लेकिन हम फोकस करते हैं हमारे इस मुद्दे को आज राजस्थान के संदर्भ में और देखते हैं कि राजस्थान, जिस राज्य के हम निवासी हैं, वहां की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि 2011 में राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़ थी, जो बढ़ते हुए अब 2026 में 8.36 करोड़ हो गई है। तो अब हमारे राजस्थान में लगभग 8.5 करोड़ के करीब लोग हो चुके हैं और इसके अनुमान है कि 2036 तक ये जाते जाते 9 करोड़ पर पहुंचने वाली है। दोस्तों, अगर आयु की हम बात करें तो 2011 में जहां बच्चों की जो हमारी प्रतिशत था वो 34% था, वही अब 27% रह गया है 2026 में। अगर हम बात करें कार्यशील आबादी, मतलब 15 से 19 वर्ष के जो बच्चे लोग हैं उनकी, तो वो 58% से बढ़कर 63% हो गया था। 2/3 के लगभग हमारी आबादी कार्यशील आबादी में, और ये सबसे सुनहरा मौका है जब राजस्थान को तीव्र गति से वृद्धि की ओर ले जाया जा सकता है। वहीं आश्रित जनसंख्या की बात करें तो वो भी बड़ी है, 7% से बढ़कर के ये लगभग 10% के पास में पहुंच गई है। ठीक है। तो ये कुछ डेटा है जो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंट ट्रेंड में इनसे रिलेटेड प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो 2011 में हमारा जनसंख्या घनत्व 200 था, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि 2001 की गणना में 165 था और 35 अंकों का इजाफा 2011 तक हुआ था। अब ये बढ़ करके और 244 यहाँ पर हो गया है। मतलब जो और तेजी से जो है हमारे यहाँ पर ये बढ़ रहा है और अंत में 2036 तक ये 265 तक जाने का अनुमान माना गया है। अगर हम बात करें महिला पुरुष अनुपात की, तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जहां 2011 में 928 थी, वो 2026 में बढ़कर के 954 हो चुकी है। तो ये सारा का सारा आंकड़ा नीति आयोग द्वारा फरवरी 2025 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है और उसी रिपोर्ट के आधार पर ये बताने की कोशिश की गई है। अगर हम बात करें राजस्थान के विभिन्न शहरों की, तो हमारे कई शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी दुनिया के कई देशों की तुलना में भी ज्यादा है। उदाहरण के लिए अगर हम जयपुर की आबादी को ही लें, तो आज जयपुर की आबादी स्विट्जरलैंड जैसे देश की आबादी के बराबर हो चुकी है। भरतपुर अल्बानिया, अलवर पनामा, अजमेर प्यूर्टोरिको, कोटा बोत्सवाना, भीलवाड़ा कतर, उदयपुर बोस्निया हर्जेगोविना, बाड़मेर उरुग्वे, जोधपुर जॉर्जिया, नागौर ओमान और बीकानेर आर्मीनिया इन देशों के बराबर आबादी धारण करते हैं। तो ये कुछ बेसिक डेटा है जो हमको पता होना चाहिए। तो नीति आयोग के एक तकनीकी समूह की फरवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार ये पूरा का पूरा डेटा हमने देखा। राजस्थान अब भारत का छठा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य जो है वो बन गया है। 9 करोड़ से ज्यादा हमारी जनसंख्या होने की संभावना है। हमारी शहरी जनसंख्या भी बढ़ रही है और ये अब जो है 26.83% हो गई है, जो कि 24.9% 2011 की जनगणना के हिसाब से थी। मतलब लोगों का शहरों में रहने का अनुपात अब बढ़ रहा है। तो ये एक जनसंख्या पर आधारित कुछ विश्लेषण था।
विशेष करके राजस्थान की जनसंख्या पर, जिस पर हमने बात करने की कोशिश की है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे भारत में लगातार स्वदेशीकरण पर बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी जो हमारे हथियार हैं, जो आयुध है, उन्हीं को टेस्ट करने के लिए एक एक्सरसाइज अभी हाल ही में आयोजित हो रही है, जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण में आयोजित की गई है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत हमने ये जांचने की कोशिश की कि हमारे यहाँ बनाए गए स्वदेशी हथियार कितने कारगर हैं। इसको समझते हैं और जानते हैं। तो भारतीय सेना ने एक सदा आगे, सदा आगे नामक एक प्रोजेक्ट पर काम भारतीय सेना कर रही है, जिसके अनुरूप हमने जैसलमेर के पोखरण में हमारे यहाँ पर स्वदेशी रूप से विकसित गोला बारूद जो है उसका परीक्षण किया है। सदा आगे परियोजना के तहत परीक्षणों का उद्देश्य है गोला बारूद और अन्य रक्षा सामग्री के निर्माण में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना। क्योंकि दोस्तों, बड़ी मात्रा में हमारा रक्षा क्षेत्र का व्यय जो है वो कहाँ चला जाता है? हथियार खरीदने में चला जाता है। ऐसे में जो हमारी सेना है उसके आधुनिकीकरण और बाकी चीजों के लिए बहुत ही कम बजट रह पाता है। अब अगर हम यहाँ पर अपने स्थानीय स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देते हुए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अगर हथियार बनाते हैं, तो न केवल इनके निर्यात से हमको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, बल्कि इसके साथ साथ संकट की स्थिति में भारत अपने हथियारों पर भरोसा भी कर सकता है और हमें दूसरे देशों पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। तो इसमें हमने किन किन का उपयोग किया? हमने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का टेस्ट किया, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का किया, नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का, और बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली अर्थात वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसका भी हमने यहाँ पर परीक्षण किया है। ठीक है, तो ये है हमारा सदा आगे प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत हम स्वदेशी रूप से निर्मित हमारे हथियारों का परीक्षण पोखरण जैसलमेर में कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले RS जंक्शन पर आप सभी के लिए बहुत सा कंटेंट अवेलेबल है। हमारी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके प्ले स्टोर से, और वहां से आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो मात्र 199 रुपए का कोर्स है, लेकिन बहुत ही जरूरी है उन सभी छात्रों के लिए जो RS की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप इस शांति काल में घर बैठे बैठे रोजाना एक पेपर भी दे लेंगे, तो निश्चित रूप से वो आपको एडवांटेज देगा उन बाकी बच्चों की तुलना में जो वैकेंसी आने पर तैयारी करने वाले हैं। वैकेंसी कब आएगी ये हमें नहीं पता, लेकिन हम अभी से अपने आप को लगाए रख सकते हैं और थोड़ा थोड़ा खुद को तैयार कर सकते हैं। 100 से ज्यादा टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, तो आज ही हमारी ऐप पर जाकर आप इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, AI अब धीरे धीरे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और इसी क्रम में AI का प्रयोग कृषि में भी किया जा रहा है। अब IIT जैसे जो हमारे तकनीकी विश्वविद्यालय हैं, उनके द्वारा AI का उपयोग करके कई ऐसे उत्पाद विकसित किए जा रहे हैं जो किसानों की मदद करेंगे, और इसी में से एक है अमेड नामक एक AI। आइए बात करते हैं अमेड AI पर। तो गूगल ने अपना एक एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग एंड इवेंट डिटेक्शन प्रोग्राम इंटरफेस पेश किया है। क्या है? एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग एंड इवेंट डिटेक्शन, अमेड नाम इसको हम दे सकते हैं, AMED, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग एंड इवेंट डिटेक्टेशन। दोस्तों, ये जो एक डिटेक्शन हमारा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, इसके माध्यम से हमारे कृषि क्षेत्र में अलग अलग समय पर होने वाले विविध डेटा को एकीकृत किया जाएगा और उस डेटा का प्रयोग करके और कृषि में सहायता करने वाले ऐसे उपकरण बनाए जाएंगे जो किसानों को मददगार साबित होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे? फसल और खेत के जो आंकड़े हैं उनको ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो डेवलपर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको फसलों का उत्पादन बढ़ाने वाले उपकरण बनाने में मदद मिल सके। अमेड क्रॉप लेबल और उपग्रह इमेजरी का प्रयोग करेगा। तो मतलब हमारी जो भी फसल का जो डेटा है वो प्लस उपग्रहों की जो इमेजरी है, मतलब फसल कब पक रही है, फसल की बुआई कब होती है, फसल की कटाई कब होती है, उनकी तारीखें इसमें से पहचानी जाएगी, बुआई कटाई इन सबकी, इनका स्टडी किया जाएगा और फिर इसके हिसाब से इनोवेटिव हमारे जो नए इक्विपमेंट्स हैं, नए इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, उनका यहाँ पर क्या किया जाएगा? इजाद करने का प्रयास किया जाएगा। तो इसके लिए गूगल क्या कर रहा है? एक डीप माइंड, गूगल का जो डीप माइंड है, उस डीप माइंड का प्रयोग करके गूगल यहाँ पर जो है एक इनिशिएटिव, एम्पलीफाई इनिशिएटिव के माध्यम से IIT खड़गपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, उसके साथ में मिलकर के काम कर रहा है। तो ये कोशिश कर रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारे लोग हैं उनकी जो भी विविधता है, आप जानते हो कि अलग भाषा का प्रयोग है, अलग संस्कृति है, उन सबसे रिलेटेड वो डेटा ले रहा है और उनको एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल
LLM जिसको हम बोलते हैं उसके रूप में उसको तैयार कर रहा है, ताकि डेटा हर भाषा में उपलब्ध हो सके। और फिर वो क्या करेगा, इसके आधार पर खेती को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए नए नए इनोवेटिव AI बेस्ड समाधान देने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जैसे मिट्टी, पानी, ग्रोथ पैटर्न क्या है और जलवायु में बदलाव से क्या समस्या होने वाली है, इन सब पर वो राय दे पाएगा और किसान इससे लाभान्वित हो पाएंगे। इससे पहले भी जो है इसी तरह का एक प्रयास यहाँ पर किया गया है। तो उसकी अगर हम बात करें तो ग्रामीण लैंड इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया गया है, किसके द्वारा? IIT बॉम्बे के स्टार्टअप टेरा स्टेक के द्वारा। तो IIT बॉम्बे ने एक स्टार्टअप को इनक्यूबेट किया है। इनक्यूबेट मतलब उसको अपने यहाँ पर जगह देकर के उसको ग्रोथ करने में मदद की है। तो उस जो आपका टेरा स्टेक नामक स्टार्टअप है, इस स्टार्टअप ने हमारा जो लैंड इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको बनाने का बात किया। मतलब एक तरह से जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें लोन और जमीन के रिकॉर्ड को आधुनिकीकरण करना। ठीक है, और इसके साथ ही जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हमारी जमीनों पर पड़ रहे हैं उसके जोखिम को भी कम करना, मतलब अनुकूलन का प्रयोग यहाँ पर करना। तो ये एक प्रकार का ऐसा API है जो हमारे कृषि क्षेत्र में जो भी अव्यवस्थित और अनुपयोगी डेटा है उसको एकीकृत करेगा और उसका प्रयोग करके कृषि को और बेहतर और सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली बनाने में मदद करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। दोस्तों, आप सभी ने ऑप्टिकल फाइबर का नाम तो सुना होगा, लेकिन अब समय आ गया है सुपर फास्ट इंटरनेट का, वो भी मल्टी कोर ऑप्टिकल फाइबर्स के माध्यम से, जिसमें एक साथ 19 कोर तक की जो वायर्स है उनका प्रयोग करके ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का प्रयोग करते हुए टेराबाइट्स में भी स्पीड जो है या पेटाबाइट्स में भी स्पीड जो है वो प्राप्त की जा सकती है। जापान ने ऐसा कारनामा किया है और इसके माध्यम से उसने 1.02 पेटाबाइट तक की स्पीड प्राप्त की है, जो इतनी तेज है कि एक क्लिक करके आप पूरा नेटफ्लिक्स का कंप्लीट डेटा जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, जापान ने 1.02 पेटाबाइट्स प्रति सेकंड की इंटरनेट स्पीड हासिल की, और ये वो कैसे कर पाया? क्योंकि उसने 19 कोर ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया। उनका एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा ऑप्टिकल फाइबर तैयार किया है जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 19 अलग अलग वायर्स हैं जो एक तरह से डेटा को कई रास्तों से गुजरने की अनुमति देते हैं, और इसी के आधार पर वो ये स्पीड हासिल कर पाया है। अगर हम भारत की बात करें तो हमारे यहाँ पर औसत इंटरनेट गति वर्तमान में लगभग 63 Mbps है, जिससे ये 1.6 करोड़ गुना तेज स्पीड है। अमेरिका की भी अगर हम बात करें तो वहां भी लगभग 200 से 220 जो है Mbps की स्पीड वर्तमान में औसत मानी जाती है। तो ऐसे में अब बात ये आती है कि आखिरकार इस तरह की स्पीड का हम करेंगे क्या? तो आने वाले समय में हमारे जो AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बाकी जो डेटा बेस्ड हमारे जो भी एप्लीकेशंस हैं उनमें बहुत तेज और बिना लेटेंसी के एडवांस डेटा सिस्टम्स की जरूरत पड़ेगी, इंटरनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। वहां पर इस तरह के सिस्टम जो है काम में आने वाले हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जापान ऐसा देश बन गया जिसने इतना तेज स्पीड से डेटा को ट्रांसफर करने में, और वो भी 1800 किलोमीटर की दूरी तक सफलता पाई है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं हमारे अंतिम टॉपिक पर। दरअसल अब जो आतंकवादी हैं उनके द्वारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करके और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, और इसके बाद वे आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये सब वो कैसे कर पा रहे हैं? इसी पर एक रिपोर्ट FATF अर्थात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि आतंकवादियों द्वारा हाल ही में भारत में किए गए कई अटैक के अंतर्गत इस तरह के ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग किया गया है। आइए डिटेल में इसके बारे में जानते हैं कि आखिरकार आतंकवादियों ने ऐसा कैसे किया। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क। इसके अनुसार आतंकी संगठन अब ई कॉमर्स का प्रयोग कर रहे हैं। ई कॉमर्स मतलब अमेजन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा जैसे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको इंटरनेट पर बेस्ड क्विक डिलीवरी देने की सुविधाएं देते हैं, उनका प्रयोग करके यहाँ पर इन्होंने विस्फोटक, रसायन, 3D प्रिंटर और हथियारों के पुर्जों की खरीद की है। हमारे देश में जो पुलवामा हमला हुआ और गोरखनाथ मंदिर पर जो हमला हुआ था, उन दोनों में ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग का खुलासा FATF अर्थात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किया है। ये क्या होती है इस पर हम आगे बात करेंगे।
इसके अलावा वे अपनी विचारधारा फैलाने के लिए किताबें, कपड़े और बाकी सामग्री बेच करके फंड भी जुटा रहे हैं। मतलब ऑनलाइन ये व्यवसायकर्ता के रूप में काम करते हुए खुद के लिए फंडिंग भी ले रहे हैं। इसके अलावा फर्जी एनजीओ, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म और क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग भी फाइनेंशियल ट्रांसफर्स और कम्युनिकेशन के लिए आतंकवादी गतिविधियों के पोषण हेतु किया जा रहा है। चलिए इस पर और बातें करते हैं हम। तो अगर आगे देखें तो रोकथाम कैसे कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो आपको पूछ लिया जाएगा कि कैसे आप जो है डिजिटल आतंकवाद को रोक सकते हैं। तो इसके लिए हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो भी संवेदनशील वस्तुएं हैं उनकी खरीद पर एक अनिवार्य केवाईसी अर्थात नो योवर सिस्टम लागू कर दें, ये जरूरी है। इसके अलावा हम इन पोर्टल पर वैध पहचान पत्र से सत्यापन की अनिवार्यता कर सकते हैं। यूपीआई और बाकी जो हमारे डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उन पर मशीन लर्निंग बेस्ड एक निगरानी तंत्र बनाया जाना चाहिए ताकि ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि को तुरंत पकड़ा जा सके। और हम क्या कर सकते हैं, एआई का प्रयोग कर सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग कर सकते हैं, और ऐसी खरीद फरोख्त पर एक बार अगर हमने निगरानी कर ली तो फिर आगे हम उनको पहचान सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से कंपनियों के लिए भी अनिवार्य किया जाए कि वो रिपोर्टिंग करे और डेटा को साझा करे ताकि किसी भी तरह की इस तरह की गतिविधि से बचा जा सके और उनकी जिम्मेदारी भी तय की जा सके। जैसे कि मैंने आपको एफएटीएफ के बारे में बताया था, तो एफएटीएफ का फुल फॉर्म है वित्तीय कार्रवाई कार्यबल अर्थात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक प्रकार का ऐसा संस्थान है जो धन शोधन अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद और प्रसार वित्त पोषण, जितना भी हमारा जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि टेररिज्म के लिए जो फाइनेंसिंग होती है उस सबको रोकने और उस पर निपटने के लिए जो भी हमें काम करना है उसमें ये सलाह और नेतृत्व दोनों प्रदान करता है। एफएटीएफ ये देखता है कि धन और शोधन आतंकवाद को वित्त पोषित करने का तरीका क्या है और इसके लिए कुछ ये स्टैंडर्ड तय करता है सभी देशों के लिए कि कहीं पर भी जो सरकारें हैं हमारी राज्यों की, उन सरकारों को किसी भी तरीके से इनका मदद नहीं करनी चाहिए। और अगर वो ऐसा किसी को करते हुए पाता है तो ऐसे में वो फिर उनके लिए कड़े रूल या कड़े मानकों का पालन करता है या फिर उनके लिए किसी एक लिस्ट में उनका नाम डाल देता है जिससे कि उन पर वॉच रखी जा सके। तो इसके लिए वो क्या करता है, एक ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट जो है उसके रूप में इन्हें संदर्भित करता है, जिसमें से एक तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कम होने की वजह से और दूसरा अत्यधिक जोखिम होने को दर्शाता है। तो ग्रे लिस्ट की तुलना में ब्लैक लिस्ट और ज्यादा वॉच वाली स्थिति में आ जाती है जहां पर उस देश पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और उस पर बहुत सारे सेंसस भी लगाए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम ऑपरेशन कालनेमी की। दरअसल दोस्तों समय के साथ में जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ा है तो हमारे यहाँ पर लगातार लोगों की आस्था में भी वृद्धि हुई है। चार धाम और बाकी जितने भी दार्शनिक स्थल है वहाँ लोग बहुत ज्यादा जा रहे हैं, ऐसे में फ्रॉड होने की समस्याएं भी बढ़ रही है। तो उत्तराखंड सरकार ने सनातन धर्म की आड़ में जो लोगों को ठगने वाले या फर्जी साधु हैं उन पर लगाम लगाने के लिए छद्म भेषधारियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत यहाँ पर की है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा और सावन में साधु संतों का भेष धारण करके कई लोग पहुंच जाते हैं और ऐसे में ठगी के शिकार कई लोगों को वो बना लेते हैं। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर ये कार्यक्रम शुरू किया है। दरअसल रामायण में कालनेमी नामक एक राक्षस का हमें पता चलता है जो मारीच का बेटा था, और जब भगवान हनुमान जो है संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में छद्म वेश धारण करके जो है साधु का वेश धारण करके उसने ये प्रयास किया था कि कैसे भी उनके कार्य में विघ्न डाले, और उसे भगवान ने फिर पहचान करके उसका वध किया था। सेम टू सेम उसी नाम पर इसे ऑपरेशन कालनेमी नाम दिया गया है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे कुछ करंट अफेयर, बेसिक करंट अफेयर्स हम देने की कोशिश करते हैं जो रिलेटिव हैं आपके सिलेबस से। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इनको है एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर है। इसके अलावा आरएस जंक्शन की तरफ से एक फाउंडेशन कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। तो अगर आप एक ऐसे नए स्टूडेंट हैं जो कि एक अलग यूनिक वे के साथ में बेहतरीन कंटेंट के साथ में पढ़ना चाहते हैं तो आप आज ही हमारी एप्लीकेशन पर जाकर हमारे इस फाउंडेशन प्रोग्राम को विजिट कर सकते हैं और वहां से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।